हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके अच्छे कमेंट्स आए तो मैं एक दिन में 2 वीडियोस जरूर छोड़ूंगी, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कहानी के शुरू में कहानी सुनाने वाला हमें बताता है कि गौड़ियों का राजा अरियन की रानी का एक बेटा था। जब वो 3 साल का था तभी वो युवराज बन गया। उस महल में उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो अकेला था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कई साल बीत गए हैं, युवराज भी थोड़े बड़े हो गए हैं। उनका सेवक आता है और बताता है कि युवराज आपको महल में बुलाया गया है। जब युवराज कुछ बोलते नहीं तो कमरे के अंदर जाके देखते हैं कि युवराज तो वहाँ पे है ही नहीं। फिर वो हमें दिखाया जाता है युवराज को हमें बताते हैं कि मुझे 12 साल की उम्र में एक दोस्त मिला। इसने मुझे बताया इस महल के बाहर भी एक दुनिया है, उस दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ चलोगे, और हम चल पड़े। फिर वो उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें जाना था। फिर वो देखते हैं कि हॉकी लोग हॉकी खेल रहे होते हैं। तो उनका दोस्त बताता है कि ये हॉकी है। तो ये सुन के युवराज बोलते हैं क्या हॉकी। और हॉकी खेलते हुए वो एक लड़की को भी देखते हैं, ये कोई और नहीं हमारी हीरोइन है। जिसे देख के तो हमारे युवराज देखते रह जाते हैं। उसके बाद हम अपनी हीरोइन को देखते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से हॉकी खेल रही होती है। उनका जो बॉल होता है वो युवराज के पास चले जाते हैं, तो युवराज उस बॉल को अपने पैरों से रोकता है। उसके बाद फिर हमारी हीरोइन वहाँ पे आती है, उसका नाम सैन है, पर उसने ना अपनी पहचान यहाँ पे छुपा के रखी हुई है। और वो क्यों, वो आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। फिर सैन पूछती है तुम दोनों यहाँ पे क्यों आए हो। तो उसका दोस्त बताता है कि हम यहाँ पे मास्टर ली से मिलने के लिए आए। तो बताती है कि वेटिंग रूम वहाँ पे है, जाके वेट करो। तो युवराज बोलते हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द मिलना है उनसे। तो बोलती है कि तो तुम हमारे खेल के बीच आ गए, हमारे बॉल पे कब्जा कर लिया, और अब तुम हम पर हुक्म चला रहे हो क्या। तो उनका दोस्त बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो। और युवराज बोलते हैं कि ऐसे भी हम लड़कियों से बात नहीं करते। और ये बात सुनने के बाद उसको बहुत गुस्सा आता है। और उसके बाद उसका कॉलर पकड़ती है और बोलती है कि प्यार से समझा रही तो समझ नहीं आ रहा क्या, जहाँ से आए हो वही लौट जाओ। और ये सुनने के बाद उसे भी गुस्सा आता है युवराज को। युवराज उसके हाथ को हटाने की कोशिश करता है पर हटा नहीं पाता क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होती है। और इस टाइम पे ना युवराज जब उसे देखता तब उसे कुछ याद आता है। फिर युवराज बोलता है कि है हम पहले मिल चुके हैं, मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर युवराज याद करते हैं कि वो सैन से कैसे मिले थे। हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जब युवराज बहुत छोटे थे, तब युवराज ने महाराज के बाजों को आजाद कर दिया था। फिर हमें महाराज को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में होता है और बोलते हैं कि मेरा बाज अभी तक नहीं आया। फिर उनका सेवक बोलता है कि महाराज वो तो आपका ही बाज है ना। फिर महाराज आसमान की ओर देखता है कि उनका बाज आसमान में उड़ रहा है। वो गुस्सा हो ही रहे थे, इसी बीच युवराज आते हैं और बोलते हैं कि पिताजी आपको पता है मैंने बाजों को आजाद कर दिया। ये सुनने के बाद वो पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर युवराज बोलते हैं कि जाके कोई आपको ब्लेम ना कर सके, आपकी वजह से उनके खेतों में नुकसान हुआ है। तो ये सुन के राजा जी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे ब्लेम करता है। ये सुन के युवराज थोड़े से डर जाता है। रानी बोलती है कि ये सब मैंने ही उससे कहा है, जब आप शिकार पर जाते हैं तब आप आम लोगों की खेती पर आग लगा देते हैं, उनकी मुर्गी और कुत्तों को आप अपने बाजों को खिला देते हैं। इस वजह से मुझे डर है कि आम लोग आपसे नफरत ना करने लगे। ये बात सुन के राजा जी कहते हैं युवान तुम्हें आम लोगों की बहुत फिक्र हो रही है ना, मेरे पास है। उसके बाद वो उनके पास जाने लगता है पर रानी जी उन्हें रोकने की कोशिश करती है युवान को, पर तब तक वो उनके पास चला जाता है राजा जी के पास। राजा जी हंसते हुए उससे कहते हैं युवान तुम्हें पता है कि वो मेरे लोग हैं, मेरी जनता है, समझे। हंसते हुए उससे कहते हैं। फिर रानी की ओर घूरते हुए कहते हैं कि किसी लुटेरे के मुझे पैदा हुए इंसान की नहीं, और तो और ना ही किसी भेड़िया के। ये बात कहते हुए वो हंसने लग जाते हैं। ये सारी बातें सुन के रानी जी का मुंह बन जाता है। फिर राजा जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहते हैं वो एक बांसुरी सी बजाते हैं, उस आवाज को सुन के उनका बांस वापस आ जाता है। ये देख के युवराज भी शॉक हो जाते हैं। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं पर युवराज वहाँ पे खड़ा रहता है और उसके आंखों में आंसू रहते हैं। फिर वो अपने यूज को बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद उसका यूज वहाँ से चला जाता है, पर वहाँ पे आता है वांगलिंग हमारा हीरो। फिर युवराज पीछे मुड़ के देखते हैं वांगलिंग को, और वांगलिंग उसे मिठाई ऑफर करता है और बोलता है कि ये काफी अच्छी है, जब मेरी बहन रोती है तब मैं उसे देखता हूँ। ये सुन के युवराज गुस्से में कहते हैं कि मैं नहीं रो रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। फिर वांगलिंग कहता है कि तुम काफी बहादुर और रहमदिल इंसान हो। फिर युवराज पूछते तुम कौन हो, तो वो बताता है मैं जंक्शन डाउन से आया हूँ युवराज, मेरा नाम वांगलिंग है। ये सुनने के बाद युवराज बोलते हैं कि क्या वहाँ पे और भी लोग हैं। ये सुन के वांगलिंग बोलता है कि महल के बाहर हर टुकड़े पे लोग रहते हैं, मैं उन्हीं लोगों में से एक।
उसको दिखाया जाता है वांगलिंग और युवराज को मार्केट में घूमते हुए। वो लोग घूमते घूमते कुछ बदमाशों से टकरा जाते हैं और वो बदमाश हथियार लेके वहाँ से जा रहे थे। ये चीज युवराज देख लेते हैं और वो उनमें से एक बदमाश उससे बोलता है कि क्या देखा, कुछ देखा तो नहीं। और ये सुन के वांगलिंग बोलता है कि क्या क्या देखना नहीं चाहिए था। ये सुन के वो बदमाश बोलता है कि कौन है रे तू, किसका बेटा है तू। ये सुन के वांगलिंग उसे लात मारता है और वहाँ से भाग जाता है युवराज को लेके। और फिर वो लोग उसके पीछे भागने लग जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, पर उसे पकड़ नहीं पाते। फिर वो एक जगह जाके छुप जाते हैं। फिर वो बदमाश उन्हें पकड़ नहीं पाते। फिर युवराज बोलते वांगलिंग से, तुमने वो देखा? तो वांगलिंग बोलता हाँ उनके पास हथियार थे। तो युवराज बोलते हैं कि पर वो तो आम लोग है ना, उनके पास हथियार क्या? इसका जवाब तो वांगलिंग के पास भी नहीं होता। फिर हम देखते हैं उन बदमाशों को वो हथियार लेके जाके जहाँ पे उन्हें देना था वो जाके देते हैं। फिर आके लोग उन्हें बोलते कि अच्छा वो तुम लोग यहाँ पे आके, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा काम होगा। तो बोलते कहाँ जाना? तो बोलता है कि हमें चोरी करने जाना है। इतने सारे हथियार की क्या जरूरत थी? तो बताता है कि हम यंग पीक के लोगों के साथ रहने वाले हैं। तो बोलता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, यंग पीक के लोग पागल तो नहीं हो गए तुम? तो बोलता है कि हम तो बस हथियार लेके जाएंगे, लड़ाई तो कोई और करेगा। अगर तुम भी हमारे साथ आ जाओ तो अच्छा होगा, तुम्हारा खर्चा पानी निकल जाएगा। ये सुन के वो वहाँ से जाने लगता है, पर उसका दोस्त उसे समझा के वहाँ पे रोक लेता है। अरे सारी बातें युवराज और वांगलिंग बताता है कि युवराज को वो राज्य के वृद्ध मंत्री है। ये जान के युवराज बहुत शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं उसको में दिखाया जाता है राजकुमारी को जो अपनी माँ के साथ घर जा रही थी। वो बताती है अपनी माँ को कि माँ पिछली बार मैंने ना यहाँ पे बीज बोई थी, ये वही जगह है, क्या मैं जाके देख आऊँ? तो उसकी माँ उसे मना करती है और कहती है तुम्हारे पापा बहुत गुस्सा होंगे, तुम नहीं जा सकते। पर वो अपनी माँ को मना ही देती। हम यहाँ पे दो व्यक्ति को देखते हैं कि जो प्लान कर रहे थे मंत्री के खिलाफ, उसकी बीवी के बारे में बताते हैं कि वो हर साल अपनी बेटी के साथ मायके जाती है और तो और वो आज वापस आने वाली है अपनी बेटी के साथ। तो ये उनके लिए एक अच्छा मौका है। और तो और चोरों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ एक सौदागर की टोली भी आएगी जिनके पास बहुत सारा कीमती सामान होगा। जैसे ही उन्हें इशारा मिलेगा वो हमला कर देंगे। वो वांगलिंग के भाई को बोलते हैं कि तुम ऐसे दिखाना कि तुम वहाँ पे शिकार करने के लिए आए हो और उसकी बेटी को बचा लेना। और एक बात, वहाँ पे कोई भी सबूत मत छोड़ना। और हम राजकुमारी को देखते हैं जो अपने बोए हुए बीजों को देखने के लिए जा रही होती है भागते हुए। उसे भागते हुए बहुत दिक्कत हो रही थी उसके कपड़े और उसके ज्वेलरी की वजह से। तो वो खोल के अपने नौकर को दे देती है और उसकी नौकर वो सारी चीजें अपने पास रख लेती है। फिर हम देखते हैं कि युवराज और वांगसू को जो वहाँ पे छुपे हुए देख रहे होते हैं कि वहाँ पे जो चोर है वो क्या करने वाले हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं वांगसू ने वहाँ पे बॉडीगार्ड को इशारा करता है, बॉडीगार्ड उन्हें इशारा करता है। जैसे ही पालकी आती है ऐसे लुटेरे हमला कर देते हैं। ये देख के सिपाही भी उन्हें मारने लग जाते हैं। और इसी बीच वहाँ पे एक काले कपड़े पहने एक आदमी आता है जो उन सबको मारने लग जाता है। और ये सारी चीजें देख के युवराज बहुत डर जाते हैं और वो वहाँ पे बचाने के लिए उन्हें बोलते उनके गार्ड्स को, पर उनके गार्ड्स बोलते अब सबसे पहले आपको हमें बचाना है। और वो रोने लग जाते हैं युवराज ये सारी चीजें देख के, पर वहाँ पे वो कुछ कर भी नहीं सकते। और यहाँ पे हम देखते हैं वो काले कपड़े वाला आदमी सबको मार देता है। फिर वो पालकी को खोलता है, वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे तो बस राजकुमारी की माँ होती है, राजकुमारी नहीं होती है। तो बोलते तुम्हारी बेटी कहाँ पे? पर वो कुछ बोलती नहीं है और उसके हाथ को देखती है। जैसे वो आदमी देखता है उसके हाथ में जो टैटू है उसने वो देख लिया है और उसे भी मार देता है। और फिर उसकी बेटी को राजकुमारी को ढूंढने के लिए चला जाता है जंगल में अपने लोगों के साथ। फिर वो राजकुमारी को ढूंढ भी लेता है। राजकुमारी वहाँ से आ ही रही थी और वो राजकुमारी को देख लेता है, पर वो राजकुमारी को पहचान नहीं पाता क्योंकि राजकुमारी के सारी जो चीजें होती है उनकी नौकरानी ने पहना होता है। तो वो सोचता है कि नौकरानी राजकुमारी है, राजकुमारी नौकरानी है। ये समझने के बाद वो उनके पीछा करने लग जाता है और उनके जो लोग हैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो उनके सारे गार्ड्स को भी मार देते हैं। फिर युवराज और वांगसू को दिखाया जाता है जो उस पालकी के सामने जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे राजकुमारी की माँ अभी भी जिंदा है। तो वो कहते हैं कि इन्हें जल्दी से जल्दी हकीम के पास ले जाओ, इन्हें हम बचा सकते हैं। पर राजकुमारी की माँ उन्हें उससे पकड़ती है हाथ को, युवराज के हाथ को, और उसे कहती है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। और उससे युवराज पूछते हैं कि पर आपकी बेटी कहाँ है? वो उससे पहले कुछ खेती उससे मतलब उसका ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण उसकी डेथ होने वाली होती है। तो उससे बोलती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को कहना कि किसी से नफरत ना करे और हमेशा हंसी खुशी रहे। और एक कहते हैं उनकी डेथ हो जाती है और युवराज भी रोते हुए बोलते हैं कि ठीक है मैं उनसे कह दूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे राजकुमारी तलवार लिए खड़ी होती है उन लोगों के सामने और उनसे कहती है अगर तुम्हें पैसे दे तो ठीक है मैं दे दूँगी, पर हमें जाने दो प्लीज़। और इसी बीच वो बोलता है कि अपने नौकर से क्या वो लोग आ गए, पर उनके नौकर बोलते हैं कि नहीं उन्हें भी अभी भी टाइम लगेगा। और इसी बीच राजकुमारी उसके हाथ में बने हुए टैटू को देख
लेती है स्नेक वाले टैटू को। आदमी भी समझ जाता है कि उसने उसके टैटू को देख लिया, तो उसे मारने जाता है, पर वहाँ पे राजकुमारी की सर्वेंट आ जाती है, राजकुमारी को बचा लेती है और राजकुमारी की सर्वेंट बेहोश हो जाती है, राजकुमारी रोने लग जाती है। इसी बीच बांसु का जो भाई है बड़ा, वो आ जाता है और उन्हें देखिए वो सारे लोग भाग जाते हैं और वो आके राजकुमारी की जो सर्वेंट है उसको राजकुमारी समझ लेता है और उसे उठा के लेके जाता है उसका इलाज करने के लिए। राजकुमारी यहाँ पे बैठे बैठे रो रही होती है। बांसु का जो भाई होता है वो इशारा करता है और वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये सारी चीजें चंगू मंगू देख लेते हैं और मंगू जो है ये सारी बातें समझ जाता है कि ये लोग पहले से मिले हुए थे। राजकुमारी के पापा के घर में लेके जाके उन्हें बोलता है कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा जख्मी है, प्लीज हकीम को बुलाइए। और उसके बाद वो उनकी बेटी को जब गोद में लेते हैं और देखते हैं कि वो तो उनकी बेटी है ही नहीं, तब उन्हें पता चलता है कि ये तो उनकी बेटी की सर्वेंट है। फिर बांसु का बड़ा भाई बोलता है कि जब हम पहाड़ी पे घूम रहे थे तब हमने देखा कि आपकी बीबी के घर पे चोरों ने हमला किया है, मैं देर से पहुंचा, इस वजह से मैं आपकी बीबी को बचा नहीं पाया। फिर वो पालकी खोल के देखते हैं कि उनकी बेटी राज उनकी बीबी को पकड़ के रो रही है और ये देखिए वो भी शॉक में चले जाते हैं, पर वहाँ पे कुछ बोलते नहीं है। फिर हम युवराज और बांसु को देखते हैं। बांसु बोलता है कि उनकी बेटी जिंदा है, उनकी बेटी पूरी तरीके से घायल है, उनकी बेटी उसकी सर्वेंट ही बची है। और ये सुनने के बाद युवराज बोलते हैं कि क्या वो बात कर सकती है, क्योंकि मुझे उसकी माँ का उससे संदेश देना है। तो युवराज की बात सुन के बांसु बोलता है कि आप अभी अपने महल लौट जाइए, पर युवराज मना कर देता है और उसे बोलते हैं कि उसका माँ का संदेश मुझे उस तक पहुँचाना है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे राजकुमारी की जो सर्वेंट है उसका इलाज हो रहा होता है। राजकुमारी के पापा जो होते हैं देखते हैं अपनी बेटी को जो बहुत रो रही होती है, फिर अपनी सर्वेंट से पूछते हैं कि गोरियों के चोरों की इतनी हिम्मत जो उन्होंने मेरे परिवार पर हमला किया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि आपको बीटीएस मेंबर पसंद है। अगर आपको पसंद है तो उनमें से कौन सा मेंबर ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना। ओके, एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं राजकुमारी बताती है अपने पापा को, नहीं वो चोर नहीं थे, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं उन्हें पैसे देती हूँ मुझे जाने दें, पर वो नहीं माने, वो हमें मारना चाहते थे। क्या कोई चोर पैसे के लिए मना करेगा? ये सुन के उनके पापा शॉक हो जाते हैं। राजकुमारी से बोलते हैं कि सैन, वेंगलियों को लगता है कि तुम यंग हो। तो राजकुमारी बताती है कि हाँ, क्योंकि उसने मेरे कपड़े पहन रखे थे। फिर राजकुमारी के पापा उनसे बोलते हैं कि तुम्हारे कपड़े पहने हुए यान को क्या उन्होंने मारने की कोशिश की थी? तो वो बताती है कि ऐसा नहीं है, मुझे मारने की कोशिश की थी पर बीच में यान आ गई, इसलिए वो उनका शिकार बन गई। उसके बाद उनके पापा बोलते हैं कि ठीक है, अब हम भी यही करेंगे। आज के बाद सबको ये बताएंगे कि तुम ही वो घायल लड़की हो। और वो अपने नौकर से बोल के सबकी जबान बंद करने के लिए बोल देते हैं इस घर के नौकरों को। राजकुमारी के पापा बोलते हैं कि अब से तुम राजकुमारी नहीं, तुम एक नौकर हो, और जो नौकर है वो अभी राजकुमारी बन गई है। हम सबको ये दिखाएंगे कि उसका चेहरा खराब हो गया, जिस वजह से वो अभी अपने पहले जैसे चेहरे को सबके सामने लेके आ नहीं सकती है। और वो अपनी बेटी को भी बोलते हैं कि सुनो बेटी, तुम अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ से चली जाओ। तो राजकुमारी बोलती है क्यों और कब तक? राजकुमारी बोलती है फिर मॉम का क्या होगा? तो उनके पापा बोलते हैं आज से वो तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम उन्हें मालकिन कहना। और वो रोते हुए बोलते अपने पापा से कि तो फिर आपको क्या कहूँगी, मुझे भी अब तुम पिता मत कहना। बस इसी तरीके से तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। राजकुमारी और राजकुमारी के पापा बहुत रोते हैं। फिर हम देखते हैं कि युवराज और बांसु युवराज से बोलता है तुम यहीं पे रुकना, मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ हालात कैसे है। फिर बांसु वहाँ पे जाके देखने लगता है और इसी बीच युवराज को वो लड़की दिख जाती है, तो उसके पास जाने लगते हैं पर वो गिर जाते हैं। इसी बीच वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वो इस लड़की को ढूंढने लग जाते हैं, पर वो राजकुमारी उनके पीछे आ जाती है और राजकुमारी पूछती है कि कौन हो तुम? तो युवराज बोलते पहले मेरी बात सुनो। तो राजकुमारी बोलती है तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक क्यों आए? तो युवराज बोलते हैं कि मैं यहाँ पे कोई और वजह से आया हूँ। तो राजकुमारी बोलती है क्यों, किसी और की भी जान लेना चाहते हो? तो युवराज बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उसके बाद वो वहाँ पे गार्ड्स को बुलाने लग जाती है, पर युवराज उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे संदेश देना आया हूँ। ये सुन के राजकुमारी रुक जाती है। फिर युवराज बोलते हैं कि इस घर की मालकिन की हत्या हो गई, उनकी बेटी को आखिरी संदेशा देना था। मैं भी वहाँ पे उसी पहाड़ पे घूम रहा था, उनके मौत के पहले मैं उनसे मिला था। यह सुनने के बाद वो युवराज के कॉलर को पकड़ लेकर बोलते हैं कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो, बताओ मुझे। युवराज उसके हाथों को छुड़ाता है, उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके हाथों के ऊपर जब वो देखता है खून लगा है तो उसे बोलता है कि तुम उनकी नौकरानी हो ना, सिर्फ तुम ही उस हमले में बच गई थी। ये सुन के राजकुमारी बोलती है कि तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो ना। ये सुन के युवराज बोलते हैं कि मैं बहुत डर गया था इसलिए चुप गया था। ये सुन के राजकुमारी बहुत रोने लग जाती है और उसके बाद युवराज बोलते हैं कि तुम उसकी माँ का संदेश उसे दे देना, और वो बहुत रो रही होती है। फिर वो बताता है माँ ने कहा था किसी से नफरत मत करना, हमेशा हंसती मुस्कुराते रहना, मैं बस यही चाहती हूँ।
कितना बता देना उन्हें। ये कह के युवराज उससे कहते हैं कि तुम्हें याद तो रहेगा ना, और वो सर हिला के बोलती है फिर वहाँ पे बांसु भी आ जाता है और राजकुमारी उसे देख के उससे बोलती है कि तुमने उन्हें देखा था क्या, उन्हें बहुत दर्द हो रहा था? तो बांसु बोलता है नहीं। ये सारी बातें सुन के राजकुमारी बहुत रोने लग जाती है और युवराज उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और उसे बोलते हैं कि मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं डर के मारे उनकी मदद नहीं कर पाया। ये सारी बातें युवराज याद कर रहे थे और अभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। वो राजकुमारी को बोलता है कि हम मिल चुके हैं, मैं तुम्हें जानता हूँ। ये सुन के राजकुमारी बोलती है मुझे भी तुम याद आ गए। फिर युवराज उसके हाथों को छोड़ते हुए बोलते हैं कि वो तो याद आना ही था, मैं अगर तुम्हारी जैसी लड़की को याद रख सकता तो तुम मुझे कैसे भूल सकती हो। युवराज ऐसे बोल ही रहे थे, इसी बीच राजकुमारी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे मोड़ के उसे गिरा देती है। राजकुमारी युवराज से बोलती है कि मैंने तुम जैसे लड़के बहुत देखे, समझे। ये कह के वहाँ से चली जाती है और ये सारी चीज़ें देख के बांसु हंस रहा होता है। फिर युवराज बोलते क्या, उठाओ, दांत क्या दिखा रहे हो? तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारे युवराज को उसने गिरा दिया? मुझे लगता है अपने पहरेदार बदलने पड़ेंगे। तो बांसु बोलता है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक तो मेरे आसपास ना ही आना, ऐसा तो आपने ही कहा था ना युवराज। ये सुन के वो बोलते हैं कि मैंने ये नहीं कहा था कि कोई मुझे गिरा दे, मेरे हाथ मोड़ दे तो भी तुम मुझे बचाने ना हो। इसी बीच बांसु इशारे से बताता है कि वो देखो मास्टर ली। उसको हमें दिखाया जाता है वो मास्टर ली के सामने बैठे हैं और युवराज बोलते हैं कि श्रीमान क्या आप ही मास्टर ली है? ये सुन के राजकुमारी बोलती है कि बेवकूफ़, पहले ये तो बताओ तुम कौन हो। ये सुन के युवराज बोलते क्या बेवकूफ़? तो राजकुमारी बोलती है हाँ यही कहा मैंने। तो युवराज बोलते हैं कि मैं पाइन घाटी से आया हूँ और मेरा नाम हांगसुंग है और यह है मेरा दोस्त जिसका नाम सू है। राजकुमारी बोलती है ना तुम्हें तमीज़ पता है ना मैंने ऐसा कभी अजीब नाम सुना है। ये बात सुन के युवराज चिढ़ जाते हैं। बांसु उन्हें रोक लेता है और उसके बाद राजकुमारी बोलती है चुपचाप बैठो। फिर बांसु बोलता है कि देखिए हम इतने दूर से इसलिए आए जाके मेरा दोस्त आपसे कुछ सवाल पूछ सके। फिर राजकुमारी बोलती है कि मास्टर ली हर महीने के 15 तारीख को सबके सवालों का जवाब देते हैं। फिर युवराज बोलते हैं कि क्या आपके जैसा महान आदमी कोई सुन और बोल नहीं सकता कि क्या आपसे सब पूछे हुए सवाल का जवाब यही देती है जो हर बार अपनी जबान चला रही है। ये बात सुन के राजकुमारी बोलती है कि सिर्फ बेवकूफ़ ही नहीं बहुत बदतमीज भी लगते हो। फिर युवराज बोलते हैं कि क्या उनका भी यही कहना है? तो राजकुमारी बोलती है कि नहीं ये मेरा कहना है। फिर बांसु बोलता है कि उनसे बात करने का क्या कोई तरीका है? तो राजकुमारी बोलते हैं कि हाँ ऐसे एक तरीका है। तो बांसु बोलता है कि वो तरीका क्या है? ये कभी कभी उन्हीं लोगों के सवालों का जवाब देते हैं जो उनके परीक्षा में पास होते हैं। तो वो बोलते हैं कि कौन सी परीक्षा, हमें क्या करना पड़ेगा। ये सुन के वो बताते हैं कि क्या तुम लोग फील्ड हॉकी खेलोगे? क्या तुम लोगों को खेलना आता है? तो चलो फील्ड हॉकी खेलते हैं। फिर हम देखते हैं उन्हें खेल के मैदान में। फिर राजकुमारी उन्हें बताती है खेल के रूल। फिर राजकुमारी उन्हें बताती है कि जो टीम सबसे पहले 5 गोल करेगी वो जीतेगी। ये सुन के युवराज बोलते हैं ठीक है। फिर राजकुमार बोलते हैं फिर मुझे यहाँ के नियम भी बता दो। ये सुन के राजकुमारी बोलते हैं कि क्या तुमने कभी खेल नहीं देखा क्या? तो युवराज बोलते हैं नहीं आज ही देखा है मैंने। ये सुन के राजकुमारी बोलती है कि ठीक है तुम 1 गोल करना, मैं 5 गोल करूंगी। ये सुन के युवराज बोलते क्या बकवास कर रही हो, एक लड़की के आगे में इतना वो कह ही पाता है। इसी बीच बांसु आ जाता है और बोलता है कि अगर वो 1 गोल कर देता है तुम्हारे 5 गोल के सामने तो मैं मान लूंगा कि वो जीत जाता है। और ये सुन के राजकुमारी स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर युवराज बोलते हैं कि बाद में अफसोस मत करना। खेल के शुरू में युवराज राजकुमारी को धक्का दे देता है जिस वजह से राजकुमारी को 1 पॉइंट मिल जाता है। ये देख के युवराज बोलते क्या हुआ? तो राजकुमारी बताती है कि तुम खेल के बीच में किसी को धक्का नहीं दे सकते, इस वजह से मुझे 1 पॉइंट मिल गया है। ये सुन के बोलते मुझे पता नहीं था। उसके बाद तो राजकुमारी इतनी अच्छी तरह खेलती है कि उसे 1 गोल तक करने नहीं देती। उसके बाद हम देखते हैं कि युवराज को गुस्सा आ रहा होता है राजकुमारी पर। उसके बाद वो 1 गोल मारने वाले होते हैं पर राजकुमारी मारने नहीं देती। युवराज वो बॉल मारते हैं और बॉल जाकर डायरेक्ट वो वाइन की मटके पर लगती है और वो मटका टूट जाता है। और ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये वाइन उनके गुरुजी को बहुत पसंद थी। इस वजह से वो लोग बहुत शॉक हो जाते हैं कि अब क्या होगा। फिर सब लोग पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर बांसु राजकुमारी से पूछता है कि वो वाइन क्या कुछ ज्यादा ही खास थी गुरुजी के लिए? कोई बताती है कि मेरे गुरुजी के जो दोस्त है वो 12 मटके दे के जाते हैं गुरुजी को साल में 1 बार, वो जल्दी खत्म ना हो जाए इस वजह से वो हर महीने 1 ही मटका निकालते हैं और तुमने उनका मटका तोड़ दिया तो समझ रहे हो। तो युवराज बोलता है कि कोई बात नहीं हम उनके लिए वाइन लेके आएंगे। तो बोलते तुम वो कहाँ से लाओगे? फिर युवराज बोलते उससे तुम्हें क्या मतलब। इसके बाद दोनों गुरुजी के पास चले जाते हैं और फिर युवराज बोलते हैं गुरुजी को कि आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपके लिए ये ऐसी 24 मटके ला के दूंगा। फिर गुरुजी राजकुमारी से पूछते हैं कि क्या कल के नाश्ते के लिए 1 बूंद भी वाइन बची नहीं है? तो बताती है नहीं।
क्या कोई दूसरी वाइन से काम चल जाएगा? तो वो बताते ठीक है ले आओ, पर तुम ना 1 साल तक हॉकी मैच नहीं खेलने दूंगा तुम्हें। ये सुन के राजकुमारी उन्हें बोलती है प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो गुरुजी बताते हैं कि हाँ, इसी से मुझे खुशी मिलेगी। फिर युवराज बोलते हैं कि मैं आपकी वाइन ले आऊंगा। फिर गुरुजी बोलते हैं कल सुबह से पहले? तो बोलते हैं हाँ जरूर। फिर युवराज बोलते हैं कि फिर मुझे सवाल का जवाब मिलेगा? फिर बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। ये देखिए राजकुमारी बोलती है पहले मैं ले आऊंगी, कल सुबह तक ले आऊंगी, क्या मैं फिर खेल सकती हूँ? तो बोलते हाँ क्यों नहीं, कौन रोकेगा उसके बाद। फिर हम वांगसू और युवराज को देखते बात करते हुए कि वो वाइन महल में तो होगी ना। तो वांगसू बोलता है कि महल में होगी पर इतनी जल्दी उसे लाना इम्पॉसिबल है। फिर युवराज बोलते हैं अब तो एक ही रास्ता है। फिर वो राजकुमारी की ओर देखने लग जाते हैं। फिर राजकुमारी अपने लोगों से अलविदा लेती है और वहाँ से चली जाती है वाइन लाने, और युवराज और वांगसू उनका पीछा करने लग जाते हैं। उस पर हम देखते हैं कि इस बारे में राजकुमारी को भी पता चल जाता है और वो एक जगह जाके चुप जाती है। फिर युवराज और वांगसू जब जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कोई है नहीं, और राजकुमारी यहाँ से पीछे से आती है और बोलती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? युवराज और वांगसू थोड़ा शॉक हो जाते हैं। फिर युवराज बोलते हैं कि इससे तुम्हें क्या मतलब है? ये सुन के राजकुमारी बोलती है कि ओह अच्छा, तो फिर तुम अपने रास्ते जाओ ना। ये सुन के युवराज जाने लगते हैं पर वो गिर जाते हैं। फिर वो आके बोलते हैं कि अच्छा कितना पैसे लोगी? हमें वो जगह बता दो जहाँ पे वो वाइन मिल सकती है, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। तो राजकुमारी बोलती है कि तुम जो पैसे देने की बात कर रहे हो वो क्या तुम्हारे अपने हैं? कितनी शर्म की बात है कि तुम अपने डैड के पैसों पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? ये सुन के युवराज हंसने लगते हैं। फिर वांगसू राजकुमारी से पूछता है कि वो वाइन क्या पहाड़ों के ऊपर है? तो राजकुमारी बताती है कि वो उस पहाड़ पे है। फिर राजकुमारी बताती है कि यहाँ पे कोई जा सकता है तो जानकार लोग ही जा सकते हैं। उसके बाद युवराज बोलते हैं कि हम इतने भी कमजोर नहीं है कि एक अकेली लड़की को इतनी खतरनाक पहाड़ पर अकेले जाने दे। फिर युवराज वांगसू से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वांगसू बोलता है हमें बचपन से इस चीज का काफी ज्यादा तजुर्बा है, तो तुम्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। तो राजकुमारी बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। ये कह के वहाँ से जाने लगती है। तो वांगसू उनके पीछे जाता है और बोलते है पर तुम अकेली आज तक वहाँ पे नहीं गई हो, हम साथ चल सकते हैं। फिर राजकुमारी युवराज के ऊपर इशारा करते हुए बोलते हैं कौन वो? तो वांगसू बोलता है नहीं मैं। तो राजकुमारी बोलती है कि अच्छा सुनो, अगर हम साथ में वाइन लेके आए तो तुम क्या लोगे? तो वांगसू बोलता है कि मुझे 1 कप वाइन दे देना। इतनी मेहनत के बाद 1 कप तो बनता है ना। फिर युवराज बोलते हैं कि रुको तुम दोनों, मैं क्या कह रहा हूँ वो तो सुनो। पर युवराज को इग्नोर करते हुए राजकुमारी बोलती है कि अगर ऐसा ही है तो चलो। उसके बाद हम देखते हैं कि युवराज के 2 बॉडीगार्ड ऊपर बैठे हैं और युवराज का कोई पीछा भी कर रहा है। युवराज कहाँ पे है इस बात को चिट्ठी में लिख के कबूतर के जरिए वो किसी को भेज देता है। फिर युवराज, राजकुमारी और वांगसू को हम देखते हैं कि वो एक ब्रिज के सामने पहुंच जाते हैं। और उसके बाद वांगसू देखता है कि यहाँ के जो ब्रिज है बहुत ज़्यादा नाजुक है, कभी भी टूट सकते हैं। फिर कि युवराज बोलते हैं कि क्या कोई और रास्ता है? ये सुन के राजकुमारी बोलती है ना, जहाँ से आए हो वहीं से चले जाओ। ये कह के राजकुमारी उसे जाने लगती है। तो युवराज उसे रोकता है और बोलता है कि रुको, मैं पहले जाऊंगा, मैं आगे आगे चलूंगा, तू मेरे पीछे पीछे चलूगी। फिर वो वांगसू को बोलता है कि वांगसू तुम हमारे पीछे रहोगे। इसी बीच राजकुमारी चली जाती है आगे, और ये देख के युवराज उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर उन दोनों में झगड़ा होने लग जाता है फिर से। मैं पहले आगे जाऊंगा, राजकुमारी बोलती नहीं मैं पहले आगे जाऊंगी। इसी बीच राजकुमारी के जो खाने का थैला होता है वो नीचे गिर जाता है। ये देख के राजकुमारी बड़े गुस्सा हो जाती है और युवराज आगे चले जाते हैं। और हम देखते हो ब्रिज बहुत ज़्यादा हिलने लगता है, उनकी जो रस्सी है वो भी टूटने लग जाती है। ये देख के सब लोग भाग भाग के जाने लगते हैं, पर रस्सी टूट जाती है और युवराज तो पहले पहुँच जाते हैं और राजकुमारी का हाथ पकड़ लेते हैं और वांगसू लटक रहा होता है, वो राजकुमारी को खींच लेता है और राजकुमारी उनके ऊपर जाके गिर जाती है। और ये सारी चीज़ें वांगसू देख रहा होता है। फिर राजकुमारी जल्दी से उठती है और वहाँ जाने लग जाती है। फिर युवराज और वांगसू भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर वहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो गुफा तक पहुँच जाते हैं, पर राजकुमारी यहाँ पे आके रोक देती है उनको और बोलती है कि एक बात हमेशा याद रखना कि मैं बस 1 कप दूंगी। फिर वांगसू बोलता है कि ठीक है, फिर अंदर चलते हैं, बहुत बारिश हो रही है। फिर वांगसू युवराज को बोलता है कि तुम अंदर जाओ, मैं आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेके आता हूँ। फिर युवराज बोलते हैं कि तुमने सच में उससे नहीं पहचाना, वो कौन है? वांगसू बोलता है कि नहीं तो युवराज बताते वो दिन तो याद होगा ना जिस दिन मंथी के बीवी पर हमला हुआ था। तो वांगसू बोलता है हाँ। तो युवराज बोलते हैं कि ये वही नौकरानी है जो हमें 7 साल पहले मिली थी। फिर युवराज बोलते हैं कि वो 7 साल पहले वाला दिन मुझे अभी भी याद है, मैं उसे कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। ये कहने के बाद वो अंदर चले जाते हैं और वांगसू वहाँ से लकड़ी लेने चला जाता है। फिर हम वांगसू को देखते हैं कि वो उस दिन को याद करता है
और उसे याद आता है कि उसने राजकुमारी को कैसे रोते हुए देखा था। फिर वांगसू बोलता है कि मैंने उसे पहले देखा था, उस वक्त वो रो रही थी। वांगसू चुप जाता है गार्ड को देख के। गार्ड जब चला जाता है, वांगसू देखता है राजकुमारी युवराज के साथ लड़ रही होती है। ये देख के वो अपना हथियार निकाल लेता है, पर वो जब युवराज के मुंह से सुनता है कि वो वही नौकरानी है जो बच गई थी उस हमले में, तो अपने हथियार को रख देता है। तो अपने मन में सोच रहा था कि जब मैंने उसे देखा तब मैं उसका हाथ पकड़ना चाहता था, उसे सांत्वना देना चाहता था। इसको याद करके वो सैड हो रहा था। उसके बाद हम देखते राजकुमारी को जो उस वाइन को ढूंढ रही थी, पर उसे वाइन तो नहीं मिलता। पर युवराज उसके सामने जाके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि बताओ तुम्हें मुझे कैसे पहचाना नहीं। तो युवराज बोलते हैं कि वाकई तुमने मुझे पहचाना नहीं। युवराज उसे 7 साल पुरानी बातें बोलने लग जाते हैं। तो युवराज टॉपिक को बदलते हुए बोलते हैं कि यहाँ पे तो काफी सारे वाइन रखे हुए हैं, पर ये मटके लाए कैसे होंगे। फिर राजकुमारी बहुत खुश होते हुए बोलती है, अरे मिल गई, यही तो है जो मास्टर को चाहिए था। फिर युवराज बोलते हैं कि यहाँ पे एक ही मटका है। तो ये राजकुमारी बोलती है लग तो यही रहा है, इसलिए शायद से वो बहुत चिढ़ गए थे। उसके बाद वो बोलती है बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है। फिर युवराज बोलते हैं कि तुम्हारा चेहरा तो पीला पड़ गया है। तो राज से बोलते हैं कि चुप करो, नहीं तो शरीर की गर्मी कम हो जाएगी। तो वांगसू आ जाता है और बोलता है कि युवराज को कि आप ठीक तो हो ना। फिर राजकुमारी उसे देख के बोलती है कि अभी ठंड से मेरी जान निकलने वाली थी। ये कहते हुए उसके पास कुछ घास लेके जाती है जलाने के लिए। इसी बीच वांगसू अपना कोट निकलने लगता है, तो राजकुमारी को लगता है कि वो उसके लिए निकाल रहा है। तो राजकुमारी बोलती है कि सबको ठंड लग रही है, इसकी क्या जरूरत थी। पर वांगसू राजकुमारी को इग्नोर करते हुए युवराज के पास चले जाते हैं और अपना कोट युवराज को ओढ़ देते हैं, और राजकुमारी खाली उन्हें देखती रहती है। फिर वांगसू बोलता है कि मैं सूखी लकड़ियाँ और सूखे घास लेके आया हूँ, इनसे हम आग जला सकते हैं। फिर राजकुमारी बोलती है कि चलो हम लोग एक एक कप वाइन पी लेते हैं, इससे हमारे शरीर को गर्मी भी मिलेगी। फिर वांगसू बोलता है ये तो मास्टर की वाइन है, इससे क्या हम पी सकते हैं। तो राजकुमारी बोलती है कि अगर हम यहाँ पे मर गए तो वो हमारी लाश भी यहाँ से लेके नहीं जा पाएंगे, उससे अच्छा है कि हम वाइन पी लेते हैं। फिर वांगसू वाइन का मटका खोलता है और वाइन निकालता है। राजकुमारी अपना हाथ बढ़ाती है पर वो उसे नहीं देता, युवराज को देता है। ये देखिए राजकुमारी को गुस्सा तो आता है, पर वो अपना वाइन निकाल के खुद ही पीने लग जाती है। फिर वांगसू पूछता है कि कैसी है, इससे तुम्हें गर्मी मिली क्या। तो युवराज बोलते हैं कि कमाल की है, मैंने तो आज तक ऐसी वाइन कभी पी भी नहीं, लो पीकर देखो। फिर वांगसू पीता है और बोलता है फिर राजकुमारी बोलती है अरे सुनो, तुम दोनों को देख के तो नहीं लगता कि तुम दोनों दोस्त हो। तो वांगसू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो राजकुमारी बोलती है मुझसे क्या कुछ छुपा रहे हो। तो युवराज बोलते हैं कि हम क्या छुपा रहे, ये क्या बोल रही है। तो वांगसू बोलता है कि तुम क्या कहना चाहती। तो राजकुमारी बोलती है कि मैंने हर तरीके से सोचा है, पर मुझे बस यही लग रहा है कि तुम दोनों कुछ ना कुछ तो। इसी बीच वांगसू बोलता है कि बेकार की बातें मत करो, हम ऐसे नहीं है। ये सुन के राजकुमारी हंसने लग जाती है, हंसते हंसते वो लेट जाती है। फिर हम युवराज के बॉडीगार्ड को देखते हैं जो खाना खा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है युवराज का खाना तो उस घोड़े पे है और उस लड़की का खाना गिर चुका है, इसका मतलब युवराज भूखे है। तो दूसरा वाला बंदा बोलता है हाँ। फिर हम देखते हैं वांगसू के बड़े भाई के दोस्त को, ये वही है जिसने वंटी की बीवी पर हमला करने की प्लानिंग बनाई थी। और हम देखते हैं इसके पास वो कबूतर भी होता है जिसके पैरों पे वो कुमार के बारे में लिख के भेजा गया था। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि हमारे युवराज मास्टर ली से मिलने गए थे। फिर वो बोलता है कि इस बात को अपने सीने में दबाए रखना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे एक लड़की होती है जो बोलती है कि अच्छा सुनो, मास्टर ली तो वही बुढ़ा है ना जिसे वाइन पीना बहुत पसंद है। फिर वो बोलता है कि वो चालाक का शातिर बुढ़ा है जो चाहता है कि लोग उसे शराबी समझे। फिर वो लड़की बोलती है कि उसने तो राजा के खिलाफ बगावत की थी ना, इसलिए तो उसे देश निकाला गया था ना। फिर वो बोलता है कि उस चीज़ की उसे बहुत कम सजा मिली, उसने राजा से कहा था कि वो अपनी जनता का ख्याल नहीं रखता। फिर वो लड़की बोलती है कि मैंने तो सुना था कि इस बात से राजा जी बहुत भड़क गए थे और उसके ऊपर लकड़ी का पटरा फेंक के उसे मारा था। उसके सर से खून निकलने लगा, फिर भी उसके मुंह से जहर उगलती रही। फिर वो आदमी बताता है कि राजा के सिपाही उसे जब घसीट के लेके जा रहे थे तभी भी उसका मुंह बंद नहीं हो रहा था। फिर भी वो राजा को बोले जा रहा था कि इससे पता चलता है आप कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है, और पता नहीं वो क्या क्या बके जा रहा था। फिर वो लड़की बोलती है तो फिर युवराज उस जैसे आदमी से मिलना क्यों चाहते हैं। तो आदमी बोलता है कि युवराज का असली मकसद कुछ खास मायने नहीं रखता, तो लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्यों मिलना चाहते हैं, वो खुद युवराज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। फिर वो लड़की बोलती है आप इतने लोगों से सामना कैसे करेंगे। फिर वो आदमी बोलता है कि इनका सामना। फिर वो लड़की बताती है कि इस दुनिया में जो बेवकूफ़ भरे हुए हैं। ये सुन के वो आदमी उसे बोलता है वो बड़ा खतरनाक होता है। ये कहते हैं उस लड़की के क्लोज जाने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन राज दरबार का, जहाँ पे महाराज बोलते हैं कि हर महीने में इतने दिन युवराज महल से गायब रहा है। उसको देख मंत्री बोलता है कि मैं राजा जी को एक सलाह देना चाहूँगा।
ये सुन के राजा जी बोलते हैं कि कौन सी सलाह। तो मंत्री बोलता है कि देश की जनता की भलाई के लिए युवराज को उस पद से हटा दिया जाए हुजूर। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो मंत्री बोलता है कि आप एक बात गौर से सोचिए महाराज, अगर युवान का वारिस गोरियों का राजा बन गया तो फिर हम लोगों का क्या होगा? अगर युवराज ने गोरियों को युवान के हाथ में दे दिया तो हम क्या करेंगे? ये सुन के दूसरा मंत्री बोलता है कि विदेश मंत्री अपने हद में रहिए। ये सुन के वो विदेश मंत्री बोलता है कि ये सब अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, सारी जनता का भी यही कहना है। तो दूसरा वाला मंत्री बोलता है कि अगर तुम जनता की बातों में इतना ध्यान दोगे तो अंजाम बुरा हो सकता है। फिर वो मंत्री बोलता है कि महाराज इसलिए? तो महाराज बोलते इसलिए क्या? बताओ तुमने जनता से क्या सुना है? तो दूसरा वाला मंत्री बोलता है कि यही कि युवराज हमेशा भेष बदल के महल से निकल जाते हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं जाके वो जनता का हालचाल जान सके। महाराज बोलते और ये भी जानना चाहता है कि जनता राजा को कितनी गालियाँ देती है। ये सुन के दूसरा मंत्री उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर महाराज बोलते हैं कि ऐसा अक्सर होता है, तुमने भी देखा होगा कि अक्सर वो मुझे नसीहत देता रहता है। उसने तो एक बार ये भी कहा था कि आप इतने साथी लोगों से क्यों घिरे रहते हैं जो झूठे हैं और उनसे भी जो आपको सच बताते हैं। फिर महाराज बोलते हैं कि अभी पता चल जाएगा कौन सच्चा है और कौन झूठा। तो एक इनुज को बोलते हैं कि जाओ उसे बुला लाओ। फिर वो इनुज बोलता है कि महाराज माफ़ करना, पर युवराज कल से ही महल में नहीं है, पता नहीं कहाँ गए हैं। फिर महाराज गुस्से में बोलते हैं कि युवराज चाहे जहाँ हो उसे मेरे सामने पेश करो। फिर हम महारानी को देखते हैं जिसके पास उनकी एक सेवक आती है और बताती है कि महारानी जी, महाराज ने अभी सेवकों को बुलाया है। ये सुन के महारानी बोलती है कि क्या वो इतनी रात को शिकार पर जाना चाहते हैं? उनकी नौकरानी बोलती है कि जी नहीं, वो युवराज के बारे में बात करने वाले हैं। सुना है दरबार में बात चल रही है कि युवराज को पद से हटा दिया जाए, इसलिए महाराज ने युवराज को बुलाने के लिए कहा, पर युवराज तो उनके महल में है ही नहीं। फिर महारानी का जो बॉडीगार्ड होता है वो बताता है कि युवराज के उनके महल के नौकरों का कहना है कि वो नाम देखा गया है, अपने आदमी भेज के उन्हें बुला ले क्या वहाँ से। अगर महाराज के आदमियों ने उन्हें किसी गलत जगह में पकड़ लिया तो युवराज के महल के जो नौकर था इनुज, वो महारानी के सामने झुक जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है। पर महारानी अपना तलवार निकाल लेती है और उसके पास जाते हैं, पूछती है कि युवराज कहाँ है। तो इनुज बताता है कि माउंट दूता में है। फिर महारानी बोलती है कि वो महल से ज़्यादा दूर नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बांसु के भाई के दोस्त को, जो महाराज के साथ ही बैठा हुआ था और महाराज को बता रहा था कि युवराज कहाँ गए हैं। तो ये सुन के महाराज बोलते हैं कि क्या माउंट दूदा? फिर महाराज बोलते हैं पर क्यों गया है वहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे महारानी बहुत परेशान हो रही होती है, सोच रही होती है कि युवराज क्यों गए हैं वहाँ पे। फिर महारानी बोलती है कि लीसन जू, ये तो वही है ना जिसे महाराजा ने देश निकाल दिया गया था, इसलिए तो गोरियों के लोग राजा से ज़्यादा उसकी इज्जत करते हैं। उसका देखते हैं कि महाराज को वो आदमी बताता है कि क्या वो लीसन जू से मिलने गए हैं, वो भी चुप कर, इसका मतलब वो माउंट दूता में नहीं है। महारानी चाहती है कि राजा को ना पता चले कि युवराज वहाँ गए थे और उसे जल्दी से यहाँ पे ले आया जाए। महाराज भी यही चाहते हैं, युवराज को यहाँ लाया जाए जल्दी से जल्दी। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों अपने लोगों को भेज देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे युवराज को जो वहाँ पे बैठा हुआ है और राजकुमारी को देख रहा है और बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा मटका पी गई और अब इसकी हालत देखो। फिर वो बांसु का जो कोड है निकाल कर राजकुमारी पर ओढ़ देता है। फिर युवराज राजकुमारी को प्यार से देखते हुए बोलता है कि या तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ है या फिर बहुत बड़ी शातिर, दो मर्दों के बीच वो ऐसे कैसे सो सकती है। फिर बांसु बोलता है कि ये सच में सो रही है ना? तो युवराज बोलते हैं हाँ बिल्कुल, इसका चेहरा ठंडा है। फिर युवराज भी राजकुमारी के पास लेट जाता है और बांसु को भी बुलाता है और बांसु को भी बोलता है कि तुम भी यहाँ जाओ। बांसु बोलता है क्या? युवराज बोलता है तुम यहाँ लेट जाओ। फिर बांसु भी वहाँ पे लेट जाता है। उसके बाद युवराज को देखते हैं जो राजकुमारी को बड़े प्यार से देख रहा है। फिर सब सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि युवराज को लेने के लिए महाराज ने सिपाही भेज दिए होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर सारे लोग खुश हो जाते हैं कि राजकुमारी वाइन लेके आई होती है और वहाँ पे ना उनके मास्टर भी आ जाते हैं और वो भी खुश हो जाते हैं। और उसके बाद राजकुमारी सोचती है कुछ, उसके बाद ना अपना वाइन का जो मटका होता है वो युवराज को पकड़ा देती है। तो उसका जो दोस्त होता है वो बोलता है कि सोहा ये क्या कर रही हो? तो राजकुमारी बोलती है कि मैं केसोंग अभी जा रही हूँ, मुझे वहाँ जाना ही होगा, मेरी मालकिन की बरसी आने वाली है। उसके मास्टर को बोलती है तो उसके मास्टर भी उसे जाने को बोल देते हैं। फिर वहाँ से जाने लगती है तो युवराज उसके पीछे आते हैं और बोलते हैं कि रुको, कोई रीज़न है ये करने का? तो राजकुमारी बोलती है कि गुरुजी का खाना ठंडा हो रहा है,
ये सुन के युवराज बोलते हैं कि ठीक है, तो मैं इसका पैसा तुम्हें दे दूंगा। तो राजकुमारी बोलती है कि हर मामले में पैसा लाना जरूरी है क्या? फिर युवराज बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई परेशानी हो। फिर राजकुमारी उसे कुछ बोलने जा रही होती है, पर इसी बीच उसे छींक आ जाती है, तो राजकुमारी के ऊपर छींक देती है और राजकुमार के कपड़े में नाक पोंछ के चली जाती है। फिर युवराज बोलते हैं कि रास्ते में अंशन चाची का एक बार है केसोंग के नामदागा में, उनकी वाइन कमाल की है, पी लेना मेरी तरफ से। राजकुमारी सुनती है पर उसे कुछ बोलती नहीं है और से चली जाती है। यहाँ पे हम महाराज के सिपाहियों को देखते हैं। युवराज के बॉडी का अड्डे भी देख लिया होता है। फिर हम युवराज को देखते हैं जो मास्टर के साथ बैठे होते हैं, मास्टर वाइन पी रहे होते हैं। फिर युवराज बोलते हैं कि क्या मैं अभी अपना सवाल पूछ सकता हूँ? तो मास्टर बोलते हैं हाँ पूछो। मेरा परिवार बहुत सालों से भेड़ पाल रहा है, उनके देखभाल के लिए एक मादा भेड़ भी पाला, पर एक दिन पहाड़ों से एक भेड़िया आया, उसने उस मादा को माँ बना दिया, इससे पैदा हुआ एक बुलडॉग। तो मास्टर पूछते हैं कि सवाल क्या है? फिर युवराज पूछते हैं कि सवाल ये है कि क्या वो बुलडॉग बड़ा होकर क्या एक शीप डॉग बनेगा? तो मास्टर बोलते हैं कि ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये फैसला तो उस बुलडॉग को ही लेना पड़ेगा ना। युवराज बोलते हैं कि पर एक प्रॉब्लम है। फिर मास्टर बोलते हैं वो क्या है? फिर युवराज बोलते हैं कि भेड़ों का जो झुंड है बुलडॉग से डरता है। तो मास्टर बोलते हैं वो तो डरेगा ही। तो युवराज बोलते हैं तो फिर ऐसे में इस बुलडॉग का क्या होना चाहिए? क्या उसे वहाँ से भगा दे, क्या फिर उसे आगे जाके वो जो बनेगा किस डर से उसे मार दे? उसका तो हम देखते हैं राजकुमारी को जो अपने घर जा रही होती है। इसी बीच वो बांसु को देखती है भागते हुए। बांसु जाके उन बॉडीगार्ड से मिलता है। उसके बाद वो देखता है कि वहाँ पे युवराज को लेने के लिए लोग भी आए, तो समझ आता कुछ दिक्कत है। और इसी बीच राजकुमारी के पास वहाँ पे उसकी दोस्त आती है और बताती है कि कुछ गड़बड़ है। हम देखते हैं कि महाराज के जो सिपाही होते हैं वो वहाँ पे आ गए होते हैं। फिर आके लोग बोलते हैं कि सबसे पहले ये बताओ तुम लोग यहाँ पे आए क्यों हो? तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग महाराज के आदेश से आए हैं। ये सुन के सब लोग वहाँ पे डर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर मास्टर बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें पहली बार देख के पहचान गया था, मैंने तुम्हें बहुत पहले देखा था युवराज। उसके बाद वो युवराज के पास जाके झुक जाते हैं। फिर मास्टर बोलते हैं कि मगर तुम बदले क्या नहीं बदले ये बताओ तुम युवराज। इसी बीच हम देखते हैं महाराज के जो सिपाही होते हैं हम युवराज को ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ पे राजकुमारी आ जाती है और बोलती है कि सुनिए, आप उसे तो नहीं ढूंढ रहे हो ना जो गुरुजी से मिलने आया है? सुना है कि वो केसोंग के रहने वाले हैं। तो आदमी बोलता है कि कहाँ है वो? तो राजकुमारी बोलती है कि मेरे साथ आइए। फिर राजकुमारी उन्हें लेके जाती है और बोलती है कि वो मास्टर ली के साथ अंदर बैठ के बात कर रहा है। ये सुन के सब लोग अंदर चले जाते हैं। फिर वो अंदर जाके देखते हैं कि वहाँ पे तो युवराज है ही नहीं, वहाँ पे तो कोई और ही बैठा है। फिर वो आदमी बोलते हैं अरे तुम लोग कौन हो? मैं तो डर ही गया। फिर हम देखते हैं युवराज महल पहुँच गए होते हैं। अब महाराज से मिलने जा रहे होते हैं। वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हैं। उसके बाद वो शराब भी पीते हैं अंदर घुसने से पहले। फिर महाराज का दरवाजा खुलता है, वो महाराज से मिलने जाते हैं। युवराज महाराज के कमरे के अंदर जाते हैं और बोलते हैं कि पिताश्री, मैंने सुना है कि से मिलना चाहते हैं, लो मैं आ गया। फिर महाराज के सामने वो झुक जाते हैं। फिर महाराज बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कल ही बुलाया था और तुम मुझे आज मिलने के लिए आए हो, वो भी सूरज निकलने के बाद। फिर युवराज बोलते हैं कि किसे पता था सूरज इतनी जल्दी निकलेगा। फिर महाराज बोलते हैं कि खैर बताओ तुम कहाँ चले गए थे? इसी बीच युवराज की नज़र बांसु के भाई के दोस्त पर जाती है और वो सब समझ जाता है। फिर महाराज उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम दिन में भी शराब पीने लगे हो, इतने नशे में हो कि अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे हो। फिर महाराज गुस्से में अपने सर्वेंट को बोलते हैं कि युवराज को यहाँ से ले जाओ। खुद युवराज को वहाँ से उनके सर्वेंट ले जाते हैं। फिर बांसु देखता है कि उसके बड़े भाई का दोस्त राजा के कमरे से निकल रहा है। ये देख के वो शॉक हो जाता है। फिर वहाँ पे महारानी आती है और बांसु को थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि तुमने युवराज को वहाँ लेके जाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें क्या लगता है हम नहीं जानते तुम्हारे दिमाग में आजकल क्या चल रहा है? तुम चाहते थे ना युवराज वहाँ पे पकड़े जाए। फिर महारानी बोलती है कि तुम और तुम्हारे पिताजी यही चाहते हैं ना युवराज अपनी गद्दी से हट जाए। हम अच्छी तरीके से जानते हैं तुम्हारा परिवार कैसा है, किस तरीके से तुम्हारा परिवार युवराज के पीछे पड़ा हुआ है, जाके उसके जगह तुम्हारा भाई युवराज बन सके या तो फिर तुम बन सको। तुम लोग उसकी जगह लेना चाहते हो? फिर वहाँ पर युवराज आ जाते हैं। ये देख के महारानी रुक जाती है, फिर वहाँ से जाने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युवराज ने बांसु को अपने कमरे में बुलाया होता है और जब बांसु आता है तो युवराज उसे दवाई देते हुए बोलते हैं कि ये लो लगा लो। तो बांसु बोलता है कि इसकी क्या जरूरत? तो युवराज बोलते हैं कि अरे यार कम से कम दर्द होने का नाटक तो करो, यह मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, शाही हकीम से कह के सबसे अच्छी वाली दवा लाया हूँ तुम्हारे लिए, लगा लो इसे। ये सुन के बांसु खुश हो जाता है, उसे लगाने लगता है पर वो अच्छे से लगा नहीं पाता है। तो युवराज बोलते हैं दो मुझे, मैं लगा देता हूँ। फिर युवराज उसे लगा देते। फिर युवराज बोलते हैं कि मेरी माँ हमेशा तुम्हें कोसती रहती है, तुम उन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं हो? फिर बांसु बोलता है कि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानता। ये सुन के युवराज बोलते हैं कि मैं समझता हूँ,
मगर मैं जानता हूँ कि मेरी माँ को तुम्हारे भाइयों से और तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत है। फिर उसको बोलता है कि पता है ये बात, पर ये बात आज की नहीं है। वो तब से नाराज़ है जब से भाई ने युवराज बनने की कोशिश की है। ये सुन के युवराज बोलते हैं कि मगर मेरी जगह लेना तो ये तो सही नहीं है ना। फिर युवराज बोलता है कि हाँ, पर अगर वो मुझसे कहे तो मैं खुद उसे दे दूँ। तुम्हारा भाई युवराज बन जाएगा और मैं बन जाऊंगा युवा सम्राट। फिर बांसु बोलता है कि तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। तो युवराज बोलते हैं कि मजाक लग रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम भी मेरी बातों को नहीं समझते और वो भी नहीं समझती। ये सुन के बांसु बोलता है किसकी बात कर रहे हो। युवराज राजकुमारी की बातें कर रहे होते हैं। युवराज को लगता है कि वो एक नौकरानी की बेटी है। युवराज बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके परिवार ने उसे घर से निकाल दिया है क्योंकि उसने अपनी छोटी मालकिन का ठीक से ख्याल नहीं रखा, ठीक से देखभाल भी नहीं कर पाई। शायद से वो भटकते हुए पहाड़ों पे पहुंच गई हो, वहीं पे मास्टर ने उसे देख लिया हो और उसे तरस खा के अपने पास रख लिया हो। ये शुभांशु बोलता है कि तुम क्या उसी के बारे में दिन रात सोचते रहते हो। ये सुनकर युवराज बोलते हैं कि लगता है तुम भूल गए हो कि वो सब मेरी वजह से हुआ था, क्योंकि मैं वो तमाशा देखना चाहता था मगर मैं कुछ नहीं कर पाया, उससे बता भी नहीं पाया। वो इस सारी बातों को सोच के बहुत इमोशनल हो रहे होते हैं। फिर बांसु बोलता है कि तुम्हारी रबा काफ़ी अच्छी है, इसे मैं ले जाऊंगा। तो युवराज बोलते हैं कि ठीक है, ले जाओ। फिर बांसु वहाँ से जा रहा था और वो देखता है कि उसके भाई को और उसके भाई के दोस्त को उसे देख के वो रुक जाता है और उसका भाई उसे देख के इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बांसु पुरानी बातों को याद करता है। बांसु याद करता है उस बात को जिस दिन मंटी की बीबी पर हमला हुआ था, उस दिन उसका भाई भी वहाँ पे था। बांसु ने उन लोगों की बातें भी सुनी थी जो बोल रहे थे कि तुम अपनी छोटी मालिक को बोल दो कि वो लड़की यहाँ से भाग गई है। उसके बाद बांसु जब घर आता है अपने भाई से पूछता है कि वो छोटे मालिक तुम थे ना, मैंने सच कहा ना। ये सुन के उसके भाई को बहुत गुस्सा आता है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। फिर बांसु बोलता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। ये सारी बातें सुन के बांसु का भाई उसे बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो। फिर बांसु का भाई बोलता है कि ऐसे भी पूरा गोरियो युवराज से नफरत करता है, तो तुम भी अपना मुंह बंद रखना, ये हमारे परिवार के लिए ही अच्छा होगा। ये सारी बातों को याद करके बांसु बहुत उदास हो रहा था। इसी बीच युवराज के बॉडीगार्ड आके बांसु को बोलता है मास्टर ली के शिष्य अभी जांगलियांग पहुंची है। तो बांसु बोलता है कि ठीक है। यहाँ पे हम युवराज को देखते हैं, उसके सामने उसका दूसरा बॉडीगार्ड खड़ा होता है और उसे बता रहा होता है कि राजकुमारी कहाँ तक पहुंची है। ये जानने के बाद युवराज को सोचने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि युवराज का यूनो जाता है और बोलता है कि युवराज, मैं आपके लिए चाय लाया हूँ, इसे पी लीजिए। आज जब कोई आवाज़ नहीं आती, वो जब अंदर जाके देखते हैं कि फिर से युवराज नहीं है अपने कमरे में। फिर हम यहाँ पे देखते हैं अपनी राजकुमारी को जो बहुत थकी हुई होती है। वो एक पेड़ के पास जाके बैठ जाती है। वो फिर अपना पानी निकालती है पीने के लिए, पर उसका पानी भी ख़त्म हो चुका होता है। फिर हम युवराज के बॉडीगार्ड को देखते हैं वहाँ से पानी लेके जाते हुए, और वो राजकुमारी युवराज के बॉडीगार्ड को बोलती है कि अच्छा सुनिए, यहाँ पे आसपास कोई कुआं है क्या। पर वो कुछ कहता नहीं है। राजकुमारी के पास जाता है, उनका बॉटल लेता है, उसमें पानी भरने लग जाता है। तो राजकुमारी बोलती है कि क्या आप पानी बेच रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। राजकुमारी और कुछ बोलती, इसी बीच वहाँ से चला जाता है। फिर राजकुमारी पानी पीती है और वहाँ से चली जाती है। राजकुमारी जब मार्केट से गुजर रही होती है, उसी बीच वहाँ पे न कुछ लुटेरे राजकुमारी के पीछे लग जाते हैं, पर युवराज के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और उन लोगों को अच्छी तरीके से पीट देते हैं। उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर राजकुमारी की नज़र डम्पलिंग पर पड़ती है और उनसे कहती है कि अच्छा सुनिए। वो आदमी बाहर आता है। फिर राजकुमारी उन्हें पैसे दिखाते हुए बोलती है इतने पैसे में कितने मिलेंगे। फिर वो आदमी वो पैसा ले लेता है और उसे बेचने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर राजकुमारी ये देख के बोलती है क्या क्या इतने सारे, ये तो बहुत ज़्यादा है। ये सुन के वो आदमी वहाँ से चला जाता है, कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद राजकुमारी को भी बहुत भूख लगी होती है, तो वो वही खा रही होती है। इसी बीच हम देखते हैं युवराज को दूसरे टेबल में बैठे हुए। युवराज अपने चेहरे को छुपाते हुए अपने बॉडीगार्ड के साथ बात कर रहे होते हैं कि पंचान की वो चाची कमाल की वाइन बनाती है। उसके बाद उनका बॉडीगार्ड बोलता है कि अच्छा मुझे बताओ वो कहाँ पे है। फिर युवराज बताते हैं कि वो नमसाम जी में है। ये सारी बातें राजकुमारी सुन लेती है। उसका दो डम्पलिंग लेती है और वहाँ से जाने लगती है। पर इसी बीच ना उस शॉप का मालिक आ जाता है और राजकुमारी के कंधे में हाथ रख के उसे बुलाता है। राजकुमारी जब पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है कि वो सारे डम्पलिंग उन्होंने पैक करके दिया होता है। तो राजकुमारी भी उन्हें लेके चली जाती है वहाँ से। ये सारी चीज़ें ना राजकुमार ने वो शॉप के मालिक से कहा होता है करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं राजकुमारी वहाँ से जा रही होती है। उसका राजकुमार भी उनका पीछा करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं राजकुमारी वहाँ से खाना खाते हुए जा रही होती है, पर उनका खाना गिर जाता है, पर उन्हें उठा के भी खा लेती है। और ये सारी चीज़ें देख के ना युवराज स्माइल कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं राजकुमारी अपने घर के सामने पहुँच जाती है और घर के दरवाजे को देख के वो पुरानी बातों को याद करने लग जाती है। कैसे उनकी माँ की डेथ के बाद उनके पापा ने उन्हें वहाँ से मास्टर ली के पास भेज दिया था। राजकुमारी के पापा बोलते हैं कि मास्टर ली के पास जाना और उसके बाद ये खत उन्हें दे देना। तो राजकुमारी
बोलती है कि क्या आप मेरे साथ नहीं जाएंगे। राजकुमारी के पापा बोलते हैं कि लियोंग तो मैं ले जाएगा। लियोंग उनके सरबेंड का नाम होता है। फिर राजकुमारी पूछती है अपने पापा से कि मैं घर कब लौटूंगी। तो राजकुमारी के पापा बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे ना आने में भलाई है। फिर राजकुमारी रोते हुए बोलती है अपने पापा से, पर मैं तो यहीं पे रहना चाहती हूँ। फिर उनके पापा उन्हें समझाते हुए बोलते हैं कि बेटा, अगर तुम यहाँ पे रुके तो लोगों को शक हो सकता है। फिर राजकुमारी रोते हुए बोलते हैं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज़ मुझे आप यहाँ से ना भेजें। फिर राजकुमारी के पापा बोलते हैं कि कोई हमारे परिवार को ख़त्म करना चाहता है, हो सकता है कि हमें गद्दारों का परिवार कहा जाए, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। फिर राजकुमारी रोते हुए बोलते हैं कि मैं आपको पापा नहीं बोलूँगी, मैं खुलकर सांस भी नहीं लूँगी, पर प्लीज़ मुझे अपने पास रहने दीजिए। अपने पिता की बात समझो बेटी, मैं तुम्हें इसलिए दूर भेज रहा हूँ, जाके तुम सलामत रहो। फिर राजकुमारी के पिता बोलते हैं कि आज से तुम्हारा नाम सोहा होगा। ये सारी बातें याद करके राजकुमारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद राजकुमारी जब अपने घर के अंदर जाती है तो उनकी नौकरानी भागते हुए आती है और रोते हुए बोलती है कि छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। तो राजकुमारी उसे बोलती है कि कोई सुन लेगा। उसको राजकुमारी उसे गले लगा लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों कमरे के अंदर बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। तो राजकुमारी पूछती है कि पापा कैसे है। तो बताती है कि आपके पिताश्री तो आज ही लौटे और हर वक्त काम करते रहते हैं। तो राजकुमारी बोलती है कि अब तो उनकी शादी करवानी पड़ेगी, जाके वो घर में बैठ के आराम कर सके। तो उनकी मेड बोलती है कि जी हाँ, आप सही कह रही हो। फिर राजकुमारी बोलती है कि मुझे ये बात माँ को भी बतानी है। तो राजकुमारी की मेड बोलती है कि आप उनसे रोज़ मिलती हो। तो बोलती है जब मुझे मौका मिलता है, जब मैं उनसे ज़रूर मिलती हूँ। उसके बाद वहाँ से चली जाती है। फिर राजकुमारी अपनी माँ से मिलने चली जाती है। फिर हम बांसु को देखते हैं, छत के ऊपर बैठा हुआ होता है वो, और जैसे वो आवाज़ सुनता है वो चुप जाता है। वो देखता है कि राजकुमारी वहाँ से आई है और राजकुमारी इधर उधर देखती है, पहले कोई है तो नहीं। राजकुमारी उस कमरे के अंदर चली जाती है। उसको बांसु सारी चीज़ें देख रहा होता है। उसको हम देखते हैं राजकुमारी को उस कमरे के अंदर। राजकुमारी उस कमरे के अंदर जाने के बाद बहुत इमोशनल हो जाती है। उसका राजकुमारी झुक के प्रणाम करती है। उसका राजकुमारी बहुत इमोशनल हो रही होती है। इसी बीच ना वहाँ पे राजकुमारी के पिताजी भी आ जाते हैं और ये सारी चीज़ें ना बांसु देख रहा होता है। फिर राजकुमारी के पापा देखते हैं अच्छी से कि वो यहाँ पे देख तो नहीं रहा। फिर उस कमरे के अंदर चले जाते हैं, पर ये सारी चीज़ें बांसु देख लेता है। फिर राजकुमारी के पिता जैसे कमरे के अंदर जाते हैं तो राजकुमारी बोलती है सब ठीक है ना पिताश्री। फिर राजकुमारी के पापा तो बोलते हैं कि हाँ सब ठीक है। फिर राजकुमारी के पिता बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ इतने रूखे क्यों है, क्या तुम्हें आज भी लकड़ियाँ काटनी पड़ती है। तो ये सुन के राजकुमारी बोलती है कि नहीं, अभी मेरे नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस एक नज़र देखते ही सारा काम हो जाता है। फिर राजकुमारी बोलती है कि मुझे आपकी बहुत याद आती है। फिर राजकुमारी के पापा बोलते हैं कि मुझे भी तुम्हारी याद आती है। ये कहने के बाद वो उससे गले लगा लेते हैं। ये सारी चीज़ें ना बांसु देख रहा होता है। उसको हम युवराज को देखते हैं जो कुत्ते को खाना खिला रहे होते हैं और उससे ना बातें कर रहे होते हैं। फिर हम बांसु को देखते हैं जो बाहर होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। इसी बीच ना उसे किसी की आने की आवाज़ होती है तो वो चुप जाता है और वो देखता है कि वो तो राजकुमारी है, तो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे ना राजकुमारी युवराज से मिलने आई होती है। उसके बाद राजकुमारी कमरे के अंदर जाती है। फिर राजकुमारी युवराज के सामने जाके बैठ जाती है और युवराज की ड्रिंक पी लेती है। फिर युवराज बोलता है कि तुम्हें पता है जब कोई किसी और की चीज़ें खाता है तो उसको सुख ज़्यादा कहते हैं। फिर राजकुमारी बोलती है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया है। फिर युवराज बोलते हैं कि मैंने क्या किया। फिर राजकुमारी बोलती है कि तो फिर राजा के सिपाही तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए, ये कोई मामूली बात नहीं है। फिर युवराज बोलते हैं कि मैंने बस किसी के भागने में मदद की थी। उसके बाद राजकुमारी बोलती है कि वो अभी किसी से नफरत नहीं करती और हमेशा मुस्कुराती रहती है, मेरी छोटी मालकिन। यह सुन के युवराज बोलते हैं क्या सच में। फिर राजकुमारी बोलती है कि तुमने उनकी माँ की आखिरी इच्छा उन्हें बताने के लिए बोला था ना। तो युवराज बोलते हैं कि तो इसका मतलब है कि तुम अब तक मुझे नहीं भूली हो। तो राजकुमारी बोलती है मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। यह सुन के युवराज बोलते हैं कि तो फिर तुम मुझे ना पहचानने का दिखावा क्यों कर रही थी। फिर राजकुमारी बोलती है कि मैं अब तक चुप कर रह रही थी, इसलिए कोई नहीं जानता था कि मैं वो एक नौकरानी हूँ, पर एक दिन तुम वहाँ अचानक पहुँच गए। फिर युवराज बोलते हैं कि इसका मतलब आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तो राजकुमारी बोलती है कि हाँ बिल्कुल नहीं। फिर राजकुमारी बोलती है कि मैं बस तुम्हें यही बताने के लिए आई थी, आज के बाद मेरी तलाश की क्या फिर मेरे बारे में कोई बात की तो। इसी बीच युवराज बोलते हैं कि तो फिर क्या करोगी। तो फिर राजकुमारी बोलती है हो सकता है मैं तुम्हारी जान ले लूँ। इसी बीच वहाँ पे बांसु भी आ जाता है। फिर युवराज बोलते हैं कि अगर तुमने मेरी जान ले ली, मुझे नहीं पता कि मेरे मरने पर कितने जन खुश हो जाएंगे। फिर युवराज बोलते हैं कि मुझे पता है, मेरे मरने के बाद मेरा एक दोस्त ज़रूर रहेगा। फिर राजकुमारी बोलती है कि तुम्हारा वो दोस्त जो तुम्हारे साथ था। तो युवराज बोलते हैं कि हाँ। ये सारी बातें बांसु भी सुन रहा था। फिर युवराज बोलते हैं कि मैं उसे रोते हुए देख नहीं सकता, इसलिए मैं मरना नहीं चाहता, पर जब मुझे लगेगा कि अभी मुझे नहीं जीना है तब मैं मदद के लिए तुम्हें ही बुलाऊंगा। फिर राजकुमारी बोलती है कि इसका क्या मतलब है। फिर युवराज बोलते हैं कि अगर तुम्हारे हाथों मेरी मौत होती है तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। फिर युवराज बोलते हैं कि तुम्हें कभी भी मेरी जान लेने का हक है, इसी वजह से जब तक मेरी मौत नहीं आती मैं तुमसे मिलने की कोशिश करता रहूंगा।